नमस्कार, मैं हूँ आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। आज की सबसे बड़ी खबर बिहार से, पटना से आ रही है, जहां राजभवन पर हजारों की भीड़ ने कूच कर दिया राजभवन की तरफ। उस आप कहें तो राजभवन पर चढ़ाई की और इस दरमियान पूरा का पूरा पटना अस्त व्यस्त हो गया। पुलिस पस्त हो गई, बैरिकेडिंग टूट गए, सड़कों पर युवा बेहोश हो गए। तेजस्वी यादव को पुलिस ने उठा लिया। उस भीड़ के बीच से ही तेजस्वी लीड कर रहे थे पूरी पूरी की पूरी भीड़ को, जनसैलाब को, युवाओं को, आप जो कहना चाहे, जेनजी को, उसको लीड कर रहे थे तेजस्वी। तेजस्वी को उठा लिया। मीसा भारती वहां पर साथ में थी। आरजेडी के विधायक बड़ी संख्या में थे। वहां पर मनोज झा, राज्यसभा सांसद मनोज झा सड़क पर मौजूद थे। पूरी मोदी एंड कंपनी हिल गई पटना में आज जो हुआ है। हालांकि पटना में 11 साल बाद राजद ने राजभवन मार्च किया था, जिसको अब लोक भवन नाम ही तो बदला है। 12 साल में अब लोक भवन ये लोग कहते हैं, हम राजभवन ही कहेंगे ताकि हम आप दोनों समझ पाए। 11 साल बाद सड़कों पर ही राजनीति करने वाली और सड़क से ही सत्ता में पहुंचने वाली पार्टी अगर 11-11 साल तक जनता से, छात्रों से, युवाओं से, उनकी समस्याओं से कटी रहे, दूर रहे, तो शायद यही हश्र होता है जो राजद का हुआ है। लेकिन राजद वक्त रहते शायद जग भी गई है। शायद लगा रहा हूं, क्योंकि एक दिन के जगने से नहीं होता है। आप एक दिन जगे हो तो साल भर जगे रहो, एक दिन जग के 9 महीना 11 महीना सो, उससे काम नहीं चलने वाला है। और इस कदर ही ली है क्योंकि जो जनसैलाब है, बसों पर तिरंगे, मतलब पूरा पटना तिरंगों में पट गया है। और ये भाजपा की तिरंगा यात्रा नहीं है जहां पे जबरिया बच्चों से तिरंगा यात्रा निकलवा करके बेहोश कर दिया जाता है। यहाँ स्वतः स्फूर्त भीड़ तिरंगे लेके आई है और पुलिसिया दमन से बेहोश हो रही है। कंट्राडिक्शन देखिए। इसी बिहार में बच्चों से, छोटे छोटे बच्चों से जबरन तिरंगा यात्रा निकलवाया था तो गर्मी में बेहोश हो गए थे। यहाँ उनको इतना दमन उनका किया गया कि उस सड़कों पर गिर गिर के बेहोश हो गए, फिर भी पीछे नहीं हटे, बैरिकेडिंग सारी तोड़ दी। भाव को लाइए, मैं एक बार आपको पूरी टाइमलाइन बता दूं खबर की। ये बहुत जरूरी है टाइमलाइन खबर की। उसके बाद जो है मैं विजुअल्स आपको दिखाऊंगा। आज सुबह से भाव मैं एक बार टाइमलाइन बताता हूं, गौर से सब लोग इसको वो कर लेंगे। 11 बजे राजद के मार्च को देखते हुए राजद कार्यकर्ता जुटना शुरू हुए और इन कार्यकर्ताओं के हाथ में पोस्टर थे। पोस्टरों में लिखा था, मेहनत का मोल दो, युवाओं को रोजगार दो। कुछ कार्यकर्ता अपने सीने पर लालू यादव का टैटू गुदवा के आए हुए थे। सबके अभी हम विजुअल्स कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास टेक्स्ट फॉर्मेट में जो है मैं आपको बता दूं। उसके बाद 11 बज के 2 मिनट का अपडेट आया। तेजस्वी यादव के पटना मार्च से पहले पटना की सड़कों पर पुलिस वाले लाठी लेकर तैनात दिखे। छात्र आंदोलन के दौरान AK-47 से फायरिंग मामले को लेकर तेजस्वी यादव आज उतरने जा रहे हैं थोड़ी देर में। जेपी गोलंबर से लोक भवन तक करीब 5 किलोमीटर लंबा ये मार्च है। जो मार्च हुआ 5 किलोमीटर, जेपी गोलंबर से लोक भवन तक। 11 बज के 12 मिनट पर AK-47 पर की फायरिंग और पेपर लीक, मतलब कुल मिलाकर छात्रों के मुद्दे पर राजभवन मार्च में राजद के सांसद, विधायक और अन्य कार्यकर्ता शामिल हो गए और हुजूम इकट्ठा हो गया। 11:30 बजे राजद के मार्च के बीच नेहरू पथ दानापुर से डाक बंगला की तरफ जाने वाली एक लेन सड़क पर जाम लग गया। उसके बाद पटना डाक बंगला पर पुलिस फुल हो गई। गांधी मैदान की तरफ ऑटो और बस को जाने देना बंद कर दिया गया ताकि भीड़ न पहुंच पाए। इस सीक्वेंस देखना जरूरी है। तेजस्वी के राजभवन मार्च में राजद के विधायक, बहुत चर्चित विधायक है भाई वीरेंद्र, ये पहुंचे और भाई वीरेंद्र जो है ये तिरंगा लेकर के आए और वहां पर इन्होंने ऐलान किया कि हम गोली खाने के लिए तैयार हैं, लाठी क्या चीज है। जब गोली खाने के लिए तैयार है का बुलंद किए नारा, तो वहां पर हुजूम बहुत तेजी से बढ़ने के लिए तैयार हो गया, जो पुलिस को देख के रुका हुआ था। इसके बाद तेजस्वी यादव की एंट्री होती है और तिरंगे के साथ ये सब के सब धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। डाक बंगले चौराहे पर राजद के कार्यकर्ताओं को पुलिस रोकती है और यहां पर पुलिस की संख्या और बढ़ जाती है।
इसके बाद जेपी गोलंबर पर ये संख्या हजारों की हो जाती है। जेपी गोलंबर जो है चौक, उस पे हजारों की ये संख्या हो जाती है। आरजेडी के कार्यकर्ता 12:15 ये जेपी गोलंबर के पास प्रशासन की ओर से अपील आती है कि झंडे का अपमान न करिए, तिरंगा लेके चल रहे तो झंडे का अपमान न करिए। लेकिन आरजेडी के कार्यकर्ता किसी तरह पीछे नहीं हटते हैं और उधर से वाटर कैनन चलने लगता है। 12:30 ये यहां पर गुत्थम गुत्था की स्थिति हो जाती है और मार्च बैरिकेडिंग तोड़ने लगता है। 12:45 ये डाक बंगले चौराहे को भी सब पार करते हुए और बैरिकेडिंग तोड़ते हुए आगे हो जाते हैं। 1 बजे बैरिकेडिंग पर चढ़ करके अगली बैरिकेडिंग, कई लेयर की बैरिकेडिंग थी, बैरिकेडिंग तोड़ देते हैं और हुजूम और बड़ा नजर आने लगता है। 1:15 जो है तेजस्वी यादव इस पूरे उसमें लीडर के रूप में नजर आते हैं और आयकर जो इनकम टैक्स गोलंबर है वहां पर फिर वाटर कैनन का इस्तेमाल होता है। 1:30 राजद कार्यकर्ता ये कहते हुए इस मार्च में आगे बढ़ रहे हैं कि बिहार की सरकार जब जब डरती है पुलिस को आगे करती है, पुलिस हमारा भाई है, गोली बंदूक की सरकार नहीं चलेगी, ये नारे लगते हैं। 1:50 पर आपस में भिड़ंत हो जाती है पुलिस और राजद के कार्यकर्ताओं में और बैरिकेड जो वहां का लास्ट बैरिकेड था वो भी तोड़ दिया जाता है। 1:57 पर जमकर लोक भवन मार्च में बवाल होता है और कई जगहों पर राजद कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस हाथापाई पर उतर आती है। 2:10 पर तेजस्वी यादव करीब 50 कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस हिरासत में ले लिए जाते हैं, पुलिस उठा लेती है और सचिवालय थाना लेके जाती है इनको, तेजस्वी यादव को। ये सीक्वेंस इसलिए बताया क्योंकि घटना में फैक्ट जरूरी है। अब आते हैं विजुअल्स पर। विजुअल लाओ भैया, एक एक घटनाक्रम बताओ। ये देखो, ऑडियो फुल कर दो, उसी में हमको बोलना होगा था बहुत तेज बोलो। चलो हाँ, ये देखो, बढ़ाते जाइएगा। ये एक एक बस की स्थिति है, एक एक बस पे 200 250 ऊपर नीचे। देखिए सीढ़ी लगी है बस में चढ़ने। सरकार आज सड़कों पे जन आक्रोश और जन सैलाब। चलिए अगला विजुअल। विजुअल कंटिन्यूटी में हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। ये वाटर कैनन शुरू हो गया। देखिए बैरिकेडिंग का हाल देखिए, जब कांठ में दबा करके चले जाएंगे बैरिकेडिंग सब। अब ये राज्य एक भी बचेगा नहीं। इसके बाद उत्तर प्रदेश में जस्टिस मोर्चा तैयार हो चुका है छात्रों का। वो 800 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं आंदोलन के पहले। 800 किलोमीटर अलग अलग विश्वविद्यालयों में जा रहे हैं। जस्टिस मोर्चा बना है युवाओं का। भीड़ देखिए, ये देखिए सब चला गया बैरिकेडिंग वगैरह। खोलिए ऑडियो, खोलिए ऑडियो, कहीं बंद है भैया, खोलिए। चलिए अगले विजुअल पे आइए, चेंज करते चलिए। ये आगे चलिए।
लोगों का मार्च राजभवन तक का था, लेकिन इनकम टैक्स पे ही रोक दिया गया। इस जुल्म के खिलाफ हम लोग आगे लड़ाई लड़ते रहेंगे। जेल भेजने से हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। हमारे भगवान श्री कृष्ण का ही जन्म जो है जेल में हुआ था, और छात्रों के हक और अधिकार के लिए, बेरोजगारी मिटाने के लिए, पेपर लीक रोकने के लिए, पारदर्शिता परीक्षा के लिए, इन सब सारी चीज़ों के लिए, अच्छी शिक्षा व्यवस्था के लिए, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, बिहार के भविष्य को बेहतर करने के लिए हम लोग हमेशा आवाज़ उठाते रहेंगे, लड़ाई लड़ते रहेंगे। क्या कहेंगे? नहीं चलेगी। से डरी है, नौजवानों से डरी है, जनता से डरी हुई है सरकार। इसीलिए आप लोगों को रोक दिया गया क्या? कब तक रोकेगी, कब तक जेल भेजेगी, कब तक गोलियां चलाएगी? वाटर कैनन का भी प्रयोग किया गया आप लोगों पे। जो सत्ता में आया है उसको जाना तय है, कोई परमानेंट नहीं होता, सबका हिसाब लिया जाएगा। का भी पूरा सहयोग मिला तेजस्वी जी। सब छात्र लोग, नौजवान, हर जाति के लोगों के समर्थन करेंगे। लोगों का मार्च राजभवन तक का था, लेकिन इनकम टैक्स पे ही रोक दिया। हम लोग आगे लड़ाई लड़ते रहेंगे। जेल भेजने से हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। बढ़ाने के लिए, पेपर लीक रोकने, परीक्षा के लिए, बढ़ाने के लिए बिहार। क्या कहेंगे? अगला लाइए, अगला। मुख्यमंत्री के आदेश पे हुआ है सब कुछ। ये पहले का है, उठाए जाने के पहले का। इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जनता जाग चुकी है, सड़कों पर है। सरकार को जो है जितना ही पड़ेगा, ऐसे काम चलने वाला नहीं है। अगला एक और चलाइए, तब फिर शुरू करेंगे। अब ऑडियो डाउन करके विजुअल चलने दीजिएगा। जहां बाइट वगैरह आएगी वहां ऑडियो बढ़ा दीजिएगा, बाइट हम लोग सुनेंगे, जो भी लोग वहां पर हैं। अभी आगे मीसा भारती से लेकर के और बाकी सबका रिएक्शन है मार्च शुरू होने से पहले, क्योंकि उसके बाद की तो भीड़, पहले मुख्य खबर ये है, लेकिन पहले बाकी नेता कितने उत्साह से इस मार्च में आए थे। लगा था कि वो राजभवन तक जाएंगे, वहां तक चढ़ के और अपनी बात रखेंगे, जा नहीं पाए। उसके बाद की ये तस्वीरें हैं। सारी बाइटें आपको एक एक करके सुनवाएंगे। भाऊ के पास एक सवाल के लिए चलते हैं, फिर एक एक बाइट आप लोग सुनिएगा सब। भाऊ, बिहार, मैंने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि बारी अब आएगी सबकी। झारखंड से बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आंदोलन निकल गया कामयाबी के साथ, और मुझे लगता है कि भाजपाई झारखंड के आंदोलन में छिपने की कोशिश कर रहे थे। झारखंड में हेमंत सोरेन ने उस आंदोलन को भाजपा के पास, जो कहते हैं बाउंस बैक करके, डबल गति से भेजा है। क्योंकि अब झारखंड की कामयाबी छात्रों के लिए एक नजीर बन गई है कि सरकार को कैसे हराना है, और विपक्ष की सरकार उनके साथ कैसा ट्रीटमेंट कर रही है, और भाजपाइयों की सरकार कैसा ट्रीटमेंट करेगी। अब दोनों का तुलनात्मक रूप से भी देश के सामने रखने का मौका है दोनों को। हेमंत सोरेन ने तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, इस तर्ज पर बिहार को वापस तोहफा दे दिया। मैंने तो कर लिया, मैंने तो बच्चों ने जो चाहा उससे ज्यादा आगे जाके कर लिया। आपने सही कहा कि रांची के छात्र आंदोलन की जो सफलता है, उसने एक नए पैमाने स्थापित किए हैं, नए मापदंड स्थापित किए हैं। अब उस मापदंड पे यूपी को भी उतरना पड़ेगा, बिहार को भी उतरना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों की अपेक्षाएं बढ़ गई है।
यदि झारखंड में हो सकता है तो बिहार में क्यों नहीं? यदि बिहार में हो सकता है तो फिर यूपी में क्यों नहीं? यदि यूपी में हो सकता है तो आसाम में क्यों नहीं? आसाम में हो सकता है तो बंगाल में क्यों नहीं? आशीष जी, अब ये लोन स्प्रेड होगा, क्योंकि बेरोजगारी ये सबसे बड़ा श्राप है इस देश को, और लगातार बेरोजगारी का मजाक उड़ाते आ रही है सरकार, खासकर मोदी सरकार। पकौड़ा तलो, ये करो, वो करो, ये लगातार ऐसी चीजें लांछन उनको लगाते रहते हैं। बेरोजगारी है नहीं ये बात करते हैं, हमने इतने लाख लोगों को बेरोजगार दिया, ऐसे फर्जी आंकड़े देते हैं। लेकिन जब भी हम देखते हैं कि एक पुलिस सिपाही की भी भर्ती होती है या चपरासी की भर्ती होती है, तो उसके लिए पीएचडी और एमटेक जैसे डिग्री धारक आ जाते हैं। वो बयां करता है इस देश का बेरोजगारी का आलम। छात्रों का संगठन, छात्र जब उठ के चले आ जाते हैं स्वयंभू, तो राजनीतिक दल जिनके अपने अपने यूथ विंग है, जिनके अपने अपने स्टूडेंट विंग है, बहुत पहले, क्रेडिट तो मैं कांग्रेस को देता हूं, कांग्रेस ने कॉकरोच जनता पार्टी आने के पहले से यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई पूरे देश के विभिन्न शहरों में नीट पेपर लीक के मामले को और यूजीसी को मामले को लगातार उठा रही थी। हजारों के तादाद में, लाखों के तादाद में बच्चे आते थे इनके आंदोलन में। उन जगह पे आते थे जहां ना सांसद इनके, ना विधायक इनके, ना सरकार इनकी। इसके बावजूद छात्रों को आना ये बताता है कि वो कैडर के बच्चे नहीं थे या तुम्हारे वर्कर नहीं थे, वो एनएसयूआई के स्टूडेंट छात्र नहीं थे, वो एनएसयूआई के मेंबर नहीं थे, यूथ कांग्रेस के मेंबर नहीं थे, वो जेनजी था जिसको अपने भविष्य को सुनिश्चित करना था। इसी के चलते जब झारखंड में हुआ, झारखंड में उसके बाद वो अपना उसके पहले जंतर मंतर में हुआ, जंतर मंतर में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने के बाद पूरे देश के जेनजी और जेन अल्फा में एक गारंटी हो गई कि झुकती है सरकारें, झुकाने वाला चाहिए। उसके बाद आप आइए रांची में। रांची में क्या हुआ? रांची में सरकार झुकी तो है, मैं बिल्कुल मानता हूं कि सरकार बैकफुट पे आई, आंदोलन के सामने झुकी, लेकिन सरकार ने रांची में आंदोलनकारियों को अपने बच्चे माना, अपना भविष्य माना। उन्होंने इनको पाकिस्तानी नहीं कहा, उनको इनको डीप स्टेट नहीं कहा, उनको विदेशी हाथों में खेलने वाले अर्बन नक्सल नहीं कहा, दिमागी नक्सल नहीं कहा। उन्होंने कहा ये मेरे बच्चे हैं। और जब झुकने की बात आई तो हेमंत सोरेन ने जितना चाहिए था उससे ज्यादा बच्चों को दिया, और वो लगातार उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। शिक्षा सुधार, शिक्षा का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार और परीक्षाओं का पूरा सिस्टम को फुल प्रूफ बनाने का प्रयास। लगातार वहां रेड हो रही है, लगातार लोग अरेस्ट हो रहे हैं, लगातार ढूंढा जा रहा है कि कहां से लीक होता है। सारी की सारी परीक्षाएं रद्द की है। एक मैजिस्ट्रेट की टीम बनाई है, मैंने उनकी अध्यक्षता में एक टीम बनाई है जो 2014 से लेके इन तमाम भर्तियों का, जो कर्मचारी भर्ती हुई है, उनका लेखा जोखा देखेगी। उसका जो परीक्षाएं हुई है उनका देखेगी कि कहाँ-कहाँ धांधली हुई है। बहुत बड़ा स्टेप है 2014 से लेके आज तक इतना पुराना बैक इफेक्ट में करना, और जिसमें कई अब लिटिगेशन हो सकते हैं, कई चीजें हो सकती है, सारी चीजें अपने सर पे लेना। और यही कारण है कि वहाँ आंदोलन बहुत सक्सेस रहा, लेकिन वहाँ सरकार की भी जय-जयकार करी आंदोलनकारियों ने, क्योंकि ना सरकार ने वहाँ लाठीचार्ज किया, ना सरकार ने वहाँ वाटर कैनन का यूज़ हुआ तो रेन वाटर जैसा हुआ, ऐसा नहीं हुआ जो अभी हमने देखा है, सीधा सीने पे आ रहा है। या वहाँ लाठीचार्ज भी हुआ तो नहीं के बराबर, ना कोई जख्मी हुआ, ना कोई पत्थरबाजी हुई वहाँ पे। हाँ, उस आंदोलन को हाईजैक करने का प्रयास किया बीजेपी वालों ने, बिहार और बंगाल से ट्रकों से लोग लाकर, लेकिन अल्टीमेटली उसके पहले हेमंत सोरेन ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेल लिया और पूरी चीजों की हवा निकल गई। अब उसके बाद जो हेमंत सोरेन का हुआ, उसके बाद अब मित्रों, अब सभी राज्यों के लिए एक एक हो गया है, एक नासिर बन गई है कि हेमंत सोरेन यदि इतना कर सकते हैं, तो अब आप बताइए बिहार में सम्राट चौधरी क्यों नहीं कर सकते? सम्राट चौधरी ने आनन-फानन में एक तो विज्ञापन निकाल दिया, लेकिन उस विज्ञापन में एक खेल हुआ, वो खेल भी जेनजी ने पकड़ा, जो पिछले कार्यक्रम में हमने दिखाया था। तो जेनजी बहुत सही है, और जेनजी इस सरकारों को शक की दृष्टि से देखती है, चाहे विपक्ष की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, क्योंकि जेनजी को मालूम है राजनेता षड्यंत्र रचने का आदी है। वो षड्यंत्र के तहत आपको लॉलीपॉप देगा।
है और बिहार के छात्र जेल जाने को भी तैयार हैं, लेकिन अपनी मांगों पे डटे रहेंगे। जब तक सिवान के जिला अधिकारी और डीएम को सस्पेंड नहीं किया जाता है, उनको सबक नहीं सिखाया जाता है, तब तक छात्र और बिहार की जनता और राष्ट्रीय जनता सांस नहीं लेगी। वाटर कैनन का भी प्रयोग किया वाटर कैनन का भी प्रयोग किया गया। वाटर कैनन का भी प्रयोग किया गया। ये तो बहुत छोटी बात है। क्या पता अगले आप कुछ दिन में देखें कि यहाँ पे बंदूकों का भी इस्तेमाल ये बिहार सरकार न करा दे। सब लोग सरकार क्यों नहीं आप लोगों की बात सुनती है? मीसा भारती है, आप लोगों की बात नहीं सुनती है, तो लगातार छात्र मुद्दा उठा रहे हैं। लालू यादव की बेटी मीसा भारती है, और ये सिवान की बात हो रही है जहाँ AK-47 से गोली चली थी। पिछले छात्र आंदोलन में जहां AK-47 से गोली चली थी, उसके बाद बताया जाता है कि गोली चलाने वाला सस्पेंड हो गया था, लेकिन मामला सवाल AK-47 का है। AK-47 में यदि यह कार्टेज मैगजीन के साथ होता तो शायद कई कैजुअलिटीज होती। जो किसने पुलिस छात्रों को के साथ परमिशन जो अन्याय दी? हुआ इसीलिए उन्होंने कहा आज कि कम वहाँ से कम DM और 20 से SP का 25 दिन इस्तीफा गुजर चाहिए, गए। नहीं तो आंदोलन रुकेगा फिर भी सरकार नींद से नहीं जागी है। आज सुना कि सुप्रीम कोर्ट में भी बिहार सरकार ने यह माना कि हाँ AK-47 का इस्तेमाल हुआ था। तो जज साहब को यह पूछना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट में, जो बिहार सरकार के वकील थे, कि AK-47 लेके प्रदर्शन में जाने की अनुमति किसने दी? अगर डीएम और एसपी ने अनुमति दी थी तो तत्काल उनको सस्पेंड करना चाहिए। लेकिन ये बिहार सरकार हत्यारी सरकार है, जो आम जन का भी, बिहार वासियों का हत्या करवा रही है आए दिन, और युवाओं के भविष्य की भी हत्या कर रही है। बिहार की सरकार भविष्य की हत्या कर रही है। AK-47 ये मामला वाकई छोटा मोटा नहीं है। यदि सरकार मानती है कि AK-47 लेके गया था तो जवाबदेही किसी ना किसी अधिकारी की होनी चाहिए, क्योंकि हमारे ये कहा जाता है कि नेता ऑर्डर नहीं देते। सिर्फ मुलायम सिंह ने ही ऑर्डर दी थी, बाकी जगह पे मैजिस्ट्रेट ऑर्डर देते। ऐसा दोगलापन जिन नेताओं में हो, उन नेताओं पे कितना विश्वास रखा जाएगा। ये जो सिवान का मामला है, इसके लिए भी छात्र लड़ रहे हैं। बाकी बिहार का ये आंदोलन कहीं वो जेपी के आंदोलन के तर्ज पे तो नहीं जाएगा? क्या बिहार का आंदोलन सही समय सरकार ने इसको टैकल नहीं किया? क्योंकि अब कहीं ना कहीं इसको अर्बन नक्सल और ये सब बोलने, दिमागी नक्सल बोलना बंद कर दिया है, क्योंकि उनको पता है कि दिमागी नक्सल जिसको बोलते हो, अर्बन नक्सल उसको बोलते हो, उसी के साथ यदि जेपी नड्डा बैठ के बात करते हैं और प्रधानमंत्री उन्हीं को यदि अपने देश का भविष्य मानते हैं, तो फिर ये जो गटर जिसको बोला था कंगना रनावत ने, उसको भी शब्द अपने वापस लेने पड़े। कुल मिलाकर बिहार में राजनीतिक दल इसका फायदा नहीं उठाएगा। ऐसा क्यों नहीं होगा? रांची में यदि बीजेपी अपने पास वाले राज्यों से अपने लड़के भेज के वहां पे ABVP और उसके बैनर तले काम करवाने का प्रयास कर सकती है और आंदोलन को, जनजी के आंदोलन को हाईजैक करने का प्रयास करती है, ये काम कांग्रेस ने नहीं किया। हाईजैक करने का काम नहीं किया। कांग्रेस ने समांतर चलाए, अपनी मांग की वो लड़ाई समांतर चलाई है, और बार बार ये भी कहा कि हम समांतर लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके मायने ये नहीं कि हम आंदोलन को तोड़ रहे हैं। हम आज भी जंतर मंतर के पीछे खड़े हैं, साथ खड़े हैं, उन बच्चों के साथ खड़े हैं, जेनजी के साथ खड़े हैं। कांग्रेस के कई नेता जाके वहां जेनजियों के मिल के आए, उन बीच में छात्रों के बीच में संबोधन करके आए। राहुल गांधी नहीं गए, ये बिल्कुल है। राहुल गांधी यहाँ भी नहीं गए, रांची भी नहीं भी गए, लेकिन राहुल गांधी ने रांची के भी आंदोलन में जो अपना एक लेटर लिखकर, जो हेमंत सोरेन का लेटर जिसके ऊपर हमने कई कार्यक्रम भी किए थे, लिखकर हेमंत सरकार के पीछे खड़े हुए कि आप छात्रों की बात मान लीजिए, छात्रों के साथ संवाद बनाइए, खुद जाके संवाद बनाइए, ताकि ये अपने लोग हैं और इन्हें कुछ ना कुछ देना होगा। और फिर जिस हिसाब से हेमंत सोरेन ने किया, वो मुझे लगता है इंडिया गठबंधन के सरकार का एक बेहतरीन क्राइसिस मैनेजमेंट का एक अनोखा एक उदाहरण था, जिसमें विन विन सिचुएशन सभी के पास थी। बच्चों की मांग ली गई, लेकिन सरकार वाकई अपना सिस्टम ठीक करने में लगी हुई है। मार्च निकल रहा है छात्रों के हक के लिए, क्या करिएगा इस पर? राजभवन मार्च प्रजातांत्रिक व्यवस्था जो है उसके तहत हमारा अधिकार है, और जब सरकार बहरी और गूंगी हो जाए तो ऐसे में स्टेट का कस्टोडियन महामहिम राज्यपाल होते हैं,
तो माननीय तेजस्वी प्रसाद जी के नेतृत्व में पूरे बिहार के नौजवान और जो छात्र हैं, इन सब लोगों के साथ जो परेशानियां हैं, कि पेपर लीक का मामला है, सीवान में AK-47 से छात्र पर गोली चलाई गई, इन तमाम मुद्दों को लेकर हम महामहिम राज्यपाल जो कि कस्टोडियन हैं उनके पास ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं। सिवान SP और DM का ट्रांसफर कर दिया गया है सर नामे के बाद। ट्रांसफर पर्याप्त नहीं है, ट्रांसफर करके आईवाश किया जा रहा है। आखिर उसकी जांच होनी चाहिए और जांच में कौन दोषी है, AK-47 का इस्तेमाल किस के आदेश पर हुआ, इन तमाम चीजों पर, और जो दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। अच्छा, झारखंड जाने की बात कह रही है बीजेपी की, आप लोग झारखंड में क्यों नहीं आवाज उठाए थे छात्रों के लिए? झारखंड में छात्रों के लिए आवाज उठ रही है और वहाँ की सरकार ने उनसे वार्ता करने का पहले दिन से मन बना लिया है और अधिकांश बातों मुद्दों को मान लिया गया है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग छात्रों के कंधे पर चढ़कर अपनी मरी हुई राजनीति को जिंदा करना चाहते हैं, इसलिए इस तरह की बात बार बार बोलते हैं। चलिए, नेताजी ने बहुत बढ़िया सब बताया, लेकिन कहीं कहीं बकलोली थोड़ी बहुत हो ही जाती है। झारखंड में खत्म हो गया आंदोलन, 100% सारी मांगे मान ली सीबीआई जांच छोड़ करके, और सीबीआई जांच माननी भी नहीं चाहिए थी, उसको छोड़ के सब मान लिया है। उन्होंने कन्विंस कर दिया ना। हेमंत सोरेन की टीम ने, मेरी बात भी हुई थी कुछ लोगों से, तो उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन की टीम ने बड़ा क्लियर कट बता दिया कि भाई हम कर देंगे सीबीआई जांच की इंक्वायरी। लेकिन मुझे बताइए, पिछली सीबीआई इंक्वायरी का क्या हुआ? क्लीन चिट दी गई। जब क्लीन चिट दी गई है तो ऐसे क्लीन चिट में हम नहीं चाहते कि क्लीन चिट मिले, मैं चाहता कि एक्शन हो जाए। इसीलिए आप स्टेट CID और एक मैजिस्ट्रेट जज के नेतृत्व में एक जांच कमेटी नियुक्त करते हैं। और आप तो अभी की बोल रहे हैं, मैं तो 2014 से बोल रहा हूँ, 2014 से करो। और उन्होंने धनाधन अरेस्ट किए। क्या नीट पेपर लीक में कोई अरेस्ट हुआ अभी तक आशीष जी? मतलब कोई सरकारी अधिकारी अरेस्ट हुआ? ये आईएएस अरेस्ट हुआ झारखंड में, आईएएस सीनियर। एग्जैक्टली, उसको कहते हैं एक्शन। आप सिर्फ इधर उधर 2-4 महाराष्ट्र में उठाओगे, 2-4 उत्तर प्रदेश में, 2-4 बिहार में, एक आध मध्य प्रदेश में उठाओगे, बोलेगे बहुत लोग अरेस्ट कर लिए, उसके बाद वो छूट जाते हैं, वो MLA बनते हैं, आपके पार्टी के समर्थक हो जाते हैं, उनके माँ बाप को ठेके मिलते हैं करोड़ों रुपए के। ये कई खबरें हमने दी हैं। तो सीबीआई ने आजकल पेपर लीक मामले में किसको सजा दिलवाई? आज तक कोई नहीं दिलवाई। क्लोजिंग रिपोर्ट जरूर लगवाया, अभी क्लोजिंग रिपोर्ट लगाया पिछले 2023 का। तो क्लोजिंग रिपोर्ट लगवानी हो तो फिर सीबीआई इंक्वायरी कर लो, और आपको एक्शन चाहिए तो मुझे काम करने दो। स्टूडेंट का विश्वास हो गया, सामने था, ये सब बोला गया वहां पे। स्टूडेंट ने कहा कि आप जज के अंडर इंक्वायरी करवाइए। और अब देख रहे, अब बच्चे क्या कहेंगे, देख रहे बच्चे सस्पेंड होते हुए। क्या मोदी ने किसी को सस्पेंड किया? एक मंत्री का इस्तीफा दिया, उसका साफा बन के स्वागत करवाया, बच्चों को मूर्ख बनाया। चलिए, खैर अभी बिहार में जो आंदोलन शुरू हुआ है, अभी इसके अपडेट पर नजर रखिए, क्योंकि और ये जो मार्च था भड़केगा, ये भड़केगा आशीष, ये आंदोलन राजभवन मार्च तो आपने रोक दिया, आप ले जाओ तेजस्वी को, ले जाकर छोड़ दोगे, बिठा थाने में सब छोड़, लेकिन ये मोबिलाइज करेगा उस आंदोलन को जो गर्दनी बाग में चल रहा है। एग्जैक्टली। अब अभी देखिए, आगे देखिए, अभी तो बिहार है, अभी आएगा उत्तर प्रदेश, पेपर लीक का सबसे बड़ा मॉडल जहां पर है। उसके बाद व्यापम वाला मॉडल, जहां पेपर लीक ही नहीं होता, जहां पर फर्जीवाड़े में जान जाती है, हत्याएं होती है। एक नहीं, हत्याओं की सीरीज। हाँ, सबसे खूनी घोटाला व्यापम। हाँ, वो मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान पेपर लीक, फिर महाराष्ट्र जो पेपर लीक का नया अड्डा बनता जा रहा है, बना दिया इन्होंने। बिल्कुल बना दिया इन लोगों ने, बना दिया। गुजरात भर की चर्चा नहीं होती, क्योंकि जितने जगह पेपर लीक हो रहा है सब जगह गुजराती कंपनी है। एग्जैक्टली, गुजरात से ही ऑपरेट हो रहा है सारा मामला। और गुजरात में भी खुद के पेपर लीक हो रहे हैं। हाँ, तो होंगे, लेकिन गुजरात में तो पत्रकारिता और सब कुछ पूरी तरह खत्म हो चुका है, वो तो एकदम फुल एंड फाइनल मॉडल है। तो इस वजह से वो है, लेकिन बचेंगे कोई नहीं। ये जब जेनजी उठेगा ना, तो सारे जंजीरें तोड़ देगा। गुजरात में आशीष जी आप भूलिएगा मत,
ये वही गुजरात है जिस गुजरात ने नवनिर्माण आंदोलन की नींव रखी और उसके बाद जेपी का हाँ, आंदोलन उस पर खड़ा हो गया। जेपी का ये मात्र हॉस्टल में खाने का इशू था जिसने इस देश की सरकार को उखाड़ के फेंक दिया। तो गुजरात चिमन में भाई भी खिलाफ जो चिमनी गुजरात में जली भी थी, अमित शाह मोदी जी को कहते हैं सारो छे, मोदी जी अमित शाह को कहते हैं सारो छे, कोई सारो नहीं, बहुत गड़बड़ छे, चलिए होगा वहां अभी पे भी। इजाजत दीजिए क्योंकि अपडेट इस पे भी जो होगी वो लेकर के आएंगे और बाकी और भी खबरें हैं। आखिर में एक दो और बाइटें हैं, इनको सुनिए क्योंकि ये लोग वहीं पर जब आंदोलन का हिस्सा है तो इनके भावनाओं को, इनका उद्गार जो है वो उसे सुनना चाहिए, पता चलता है कि आंदोलन किस दिशा में जाएगा। तो उनको भी सुनिए, हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। छात्रों के हक के लिए आप लोग भवन मार्च कर रहे हैं, क्या कहिएगा इस पर? इस पर क्या कहना है? छात्र और युवा पूरे देश में आक्रोशित है। खास करके बिहार में परीक्षा लीकेज एक पैटर्न बन चुका है। बेरोजगारी का दंश युवा अब झेल नहीं पा रहा। उसको रेटरिक नहीं चाहिए, समाधान चाहिए। उस संदर्भ में ये मार्च। टीएमएसपी को हटा दिया गया सीवान से, सर क्या कहिएगा? हटाया नहीं गया है, मुख्यालय लाया गया है, लेकिन इससे जो गंभीर सवाल है, हु अलाउड द यूज ऑफ AK-47, ये खत्म नहीं। अच्छा, ऐसा क्यों होता है सर कि जब सवाल उठाए जाते हैं उसके बाद सरकार की तरफ से ट्रांसफर होते हैं या तबादला किया जाता है, ऐसा नहीं किया जाता है? ऐसा इसलिए होता है ना कि सरकार प्रोएक्टिव नहीं है, रिएक्टिव है। जनता अपना दम दिखाती है तो बदलाव होता है। आप लोग हार नहीं मानिएगा,